किसान भाइयों नमस्कार। आज हम कृषि विज्ञान केंद्र देलाखारी तामिया में हैं और हम बात कर रहे हैं यहाँ डॉक्टर SK अहिरवार से। उनसे हम जानेंगे कि ज्वार, बाजरा, मक्का जैसी मोटी धान्य फसलें और कोदो, कुटकी, समा, रागी आदि जो लघु धान्य फसलें कहलाती हैं, इनके बारे में। इनकी पैदावार कैसे होती है, क्या इनकी समस्याएं हैं और उनसे निपटने के क्या क्या तरीके हैं। तो सबसे पहले डॉक्टर अहिरवार, आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार सर। डॉक्टर अहिरवार, आप हमको बताएंगे कि इनकी पैदावार की शुरुआत करने के लिए खेती की तैयारी कैसे करते हैं। सर सबसे पहले मैं सभी किसान भाइयों को नमस्कार करूँगा। मैं डॉक्टर SK अहिरवार, सस्य विज्ञान विशेषज्ञ, कृषि विज्ञान केंद्र देलाखारी तामिया। जैसे कि आज हम बात कर रहे हैं लघु धान्य फसलों की और मोटे अनाजों की जो उत्पादन तकनीकी है किस तरह से करें, तो मुख्य रूप से हम बात करेंगे सबसे पहले मक्के पे, क्योंकि मक्के की जो आज स्थिति है छिंदवाड़ा ज़िले में सबसे अधिक उत्पादन करने वाली फसल हमारे मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा ज़िले की है। और इसके कारण ही छिंदवाड़ा में अभी प्रोग्राम हुए हैं जिसको हम कार्न सिटी के नाम से भी जानते हैं छिंदवाड़ा को, और इसका एरिया लगभग 3 लाख हेक्टेयर के करीब छिंदवाड़ा ज़िले में अभी है मक्के का, जिसमें अलग अलग किस्में हमारे क्षेत्रों में लगाई जा रही हैं, जिसमें कंपोजिट किस्में और हाइब्रिड किस्में दोनों प्रकार की किस्में किसान ले रहे हैं। और इसके उत्पादन के लिए सबसे पहले हमें ध्यान देना है कि जो भूमि की स्थिति है, अच्छे जल निकास वाली भूमि में हम इसको लगा सकते हैं सफलतापूर्वक। और इसकी जो उत्पादन तकनीकी है, आज हम बात करते हैं कि जो किसान बहुत पहले से खेती करते आ रहे हैं इसकी, लेकिन परंपरागत विधियों और अनियमित ढंग से उपयोग के कारण उसकी लागत तो बढ़ ही रही है, साथ ही साथ कुछ ऐसी स्थितियां पैदा हो जाती हैं मौसमी कारकों के कारण जो किसान घाटे में आ जाता है और उत्पादन भी कम मिल पाता है। तो उसको ध्यान में रखते हुए हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से और जवाहरलाल नेहरू जबलपुर के माध्यम से ऐसी कई अनुसंधान के माध्यम से ऐसी कई तकनीकियों का इजाद हुआ है, जो उनके खेत पे ले जाके हम प्रदर्शन के माध्यम से आज हम अपने तकनीकी का प्रसार करने में काफ़ी सफल रहे हैं। और किसानों के अंदर भी जागरूकता आई है, जिसमें मुख्य रूप से बोने की तकनीकी। आज किसान जो समतल खेत में बोनी करते थे, लेकिन आज की स्थिति में जितना भी आप क्षेत्र देखेंगे मेड़ नाली पद्धति में आज बोनी होने लगी है, जिसके कारण अधिक बारिश के वजह से जो नुकसान हो रहा था उसमें काफ़ी कमी आई है और किसानों को भी आज फ़ायदा उससे मिलने लगा है। और उसके साथ साथ ही जो किस्में आज हाइब्रिड लगा रहे थे, हाइब्रिड किस्मों का यहाँ प्रचलन ज़्यादा रहा है, ज़्यादातर पहले से ही हाइब्रिड किस्में यहाँ पर प्रचलित हुई हैं। लेकिन अभी हमारे अनुसंधान के माध्यम से छिंदवाड़ा सेंटर में भी ऐसी कई किस्मों का जो तैयार की गई हैं, जिसमें JM 216, JM 218, JM 215 ये किस्में हमारे कंपोजिट किस्में हैं। इनके द्वारा हम उत्पादन को तो बढ़ा रहे हैं, साथ साथ किसानों की बीज की पूर्ति को हम किस तरह से कम करें। आज हाइब्रिड को यदि किसान लगा रहा है तो वो एक ही साल किसान उस बीज को लगा पाता है, फिर नेक्स्ट ईयर दूसरे बीज को लेना पड़ता है किसान को, तो वो एक काफ़ी कास्टली माध्यम हो जाता है बीज खरीदने में और काफ़ी खर्च हो जाता है पैसा उससे। अब अगर हम हाइब्रिड के अलावा यदि कंपोजिट किस्मों को ले जाते हैं किसान के खेत पे, तो वो कम से कम एक बार यदि हम खरीदते हैं तो उस किस्म को हम 4 से 5 साल तक लगातार काट के और उसको सही तरीके से स्टोर करके ग्रेडिंग करके फिर पुनः लगा सकते हैं, जिससे किसान की जो लागत है वो भी कम होगी और उसकी जो क्वालिटी है कंपोजिट किस्मों की हाइब्रिड किस्मों की अपेक्षा खाने में भी ज़्यादा स्वादिष्ट है और उसमें प्रोटीन की मात्रा भी ज़्यादा पाई जाती है। तो इसमें हम आगे और भी जो तकनीकी है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अगर इनमें कोई कीट लगता है, कोई बीमारी होती है, तो उनसे बचाव के क्या तरीके होंगे और उनको पहचाना कैसे जाए कि ये बीमारी लग गई है तो ये उपचार किया जाए। जनरली देखा जाता है कि आज मक्के की जो फसल है पिछले 3 सालों से
आर्मी फॉलवार्म के कारण ज़्यादा प्रभावित हो रही है और काफ़ी क्षेत्र इससे प्रभावित हुआ है। किसानों को भी ज़्यादा परेशानी हुई है इससे, और फसल नष्ट होने के कारण पूरा का पूरा क्षेत्र नुकसान में आया है। इसके उपचार के लिए हमारे मध्य प्रदेश प्रशासन ने भी और कृषि विभाग और कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से कई ऐसी जो जागरूकता अभियान भी चलाए गए। उसमें ट्रेनिंग के माध्यम से प्रशिक्षण भी दिया गया उनके कंट्रोल के लिए, किस तरह से इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि यदि हम इस आर्मी फार्मर को यदि हम इनिशियल स्टेज में यदि हम कंट्रोल करते हैं तो ये बहुत ही कारगर प्रभावी कारण होता है। यदि हम लेट होते हैं तो काफ़ी नुकसान इसमें हो चुका होता है। आर्मी फार्मर एक ऐसा जो कीट है जो एक फसल से दूसरे फसल में और एक सीज़न से दूसरे सीज़न में ये आसानी से फैलने में अपनी भूमिका निभाता है। तो इसके कंट्रोल के लिए हमें शुरुआती अवस्था में उपयुक्त नियंत्रण उपाय करके इसको कंट्रोल किया जा सकता है। आज मार्केट में भी इसमें कई प्रकार के रसायन उपलब्ध हैं, जिससे हम इसको इनिशियल स्टेज में यदि फील्ड में खेत फसल में डालते हैं तो काफ़ी हद तक इससे फसल को नुकसान से बचाया जा सकता है। इनके बारे में जानकारी देने के लिए कि फसल कैसे पैदा करें, कि पतंगे जो लगते हैं या बीमारी लगती है उनसे कैसे बचें, जो आप गांव में जागरूकता अभियान चलाते हैं जी, वो कैसे संचालित होता है और कि अधिकतम किसान इसको जान सकें जी। कि उनके फायदे के लिए आपका एक ऐसा कोई अभियान है, फला जगह होना है, तो वो कैसे उससे जुड़ सके, इसके बारे में थोड़ा बताइए। सबसे पहले तो हमें इन चीज़ों को हम अपने विजिट के माध्यम से आइडेंटिफाई करते हैं कि किस क्षेत्र में किस प्रकार की समस्या पैदा होती है। अब जब ये चीज़ें निश्चित हो जाती हैं कि पर्टिकुलर एरिया में इस क्रॉप में ये समस्या आ रही है तो हमारे केंद्र के माध्यम से प्रशिक्षण किसानों को समूह में प्रशिक्षण दिए जाते हैं, संगोष्ठियाँ ऑर्गेनाइज कराई जा रही हैं, जिससे किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनिंग के माध्यम से जानकारी प्राप्त हो सके और उस पर्टिकुलर समस्या पे चर्चा की जा सके और उसके नियंत्रण के उपाय हम किसानों तक एक ग्रुप में समझा सकें और बता सकें। किसानों को एक बेसिक ट्रेनिंग भी दी जाती है कि वो अच्छी क्रॉप कैसे कर सकें, बिल्कुल। खासकर जिलों के हिसाब से। जैसे कि आप अभी तामिया में हैं, यहाँ के कृषि विज्ञान केंद्र के आसपास के जो गांव हैं वो आपसे जुड़े हुए हैं, बिल्कुल। लेकिन अगर हम इसको मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में देखें तो प्रदेश भर के किसानों के लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे कि वो मोटे अनाज को अगर पैदावार कर रहे हैं या लघु धान्य फसलों की तरफ आ रहे हैं तो वो कैसे करें उसकी तैयारी और क्या क्या तरीके अपनाएं ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो सके। देखिए, आज की स्थिति में हमें सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है कि आज का किसान ज़्यादातर एकल फसल पद्धति पर फोकस कर रहा है। तो हमें ज़रूरत है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की और मौसम के अनुकूल फसल को उगाने की। अगर किसी कारण से फसल ख़राब होती है तो उसके कंटिजेंट प्लान के अंतर्गत हम कौन सी फसल को चयन करें, ये किसान को अवगत होना ज़रूरी है। और आज की स्थिति में जहाँ तक किसान कर रहा है कि कई सालों से एक ही फसल को उगा रहा है, उसमें ना कोई क्रॉपिंग पैटर्न यूज कर रहा है, उपयोग कर रहा है, ना ही कोई अंतर्वर्ती फसलों का उपयोग कर रहा है, जिससे रिस्क ज़्यादा बढ़ती जा रही है दिनों दिन। तो आज हमें ज़रूरत है इसकी कि एक क्षेत्र वाइज हमें फसलों को एकल फसल पद्धति के अपेक्षा हमें अंतर्वर्तीय फसलों पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है और क्रॉपिंग पैटर्न बनाने की आवश्यकता है। जैसे पिछले साल आर्म फार्म का कारण ज़्यादा जो एरिया प्रभावित हुआ, यदि उसके अपने अपेक्षा यदि हम अंतर्वर्ती फसलें भी दूसरी लेते, यदि मक्का के साथ में हम उड़द या मूंग ले लेते या मक्के के साथ में हम पिजन पी या दूसरी फसलें हम समाहित कर दें तो निश्चित ही कहीं ना कहीं उस नुकसान से हम बच सकते थे और किसान की जो रिस्क थी वो भी आसानी से कम हो सकती थी। और आज की स्थिति में हम जिस क्षेत्र में बैठे हुए हैं वहाँ बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। तामिया क्षेत्र मुख्य रूप से जो माइनर मिलेट्स है, लघु धान्य फसलों के लिए ज़्यादा एक प्रसिद्ध है और यहाँ की जो लघु धान्य फसलें किसान लेकर और इसके उत्पादन के माध्यम से और इसके प्रसंस्करण के माध्यम से ज़्यादा रोज़गार प्राप्त कर रहा है। और इसमें आगे हम लोग भी प्रयासरत हैं कि इसमें कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा उनके उत्पादन को बढ़ा सकें और उनके आय को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकें। किसान भाइयों, ये चर्चा भी जारी रहेगी एक ब्रेक के बाद। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन
जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों, क्या हुआ, अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। विराम के बाद किसान भाइयों आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर SK अहिरवार से। अब हम उनसे जानना चाहेंगे कि ये जो लघु धान्य फसलें कहलाती हैं, कोदो, कुटकी, खम्मा, रागी वगैरह, इसकी तैयारी कैसे की जाती है, क्या इसकी किस्में होती हैं और पहले और अब के इसके खेती के तरीके में क्या बदलाव आए, क्या कोई दिक्कतें हैं? डॉक्टर अहिरवार जी, हम जानना चाहेंगे कि ये जो लघु धान्य फसलें कहलाती हैं जी, इनकी खेती कैसे होती है? पहले एक परंपरागत इनकी खेती होती थी, कहीं भी जंगलों में पैदा हो जाती थी खेतों के किनारे पे, लेकिन अब इसमें क्या बदलाव आया? देखिए इसमें काफ़ी कुछ बदलाव आ चुका है समय के हिसाब से। लघु धान्य फसलों का महत्व एक अलग ही अपने क्षेत्र के लिए है। इसकी जो उत्पादन तकनीकी और इसका महत्व बहुत अलग है। इसके उत्पादन के लिए सबसे पहले हम बात करेंगे जलवायु पे। इसके लिए खरीफ मौसम की फसल होने के साथ साथ इसके लिए तापमान की 30 से 35 डिग्री तक तापमान होना आवश्यक है। और दोमट बलुई मिट्टी जो रेतीली भूमि है और ऊंची नीची ज़मीन है उसमें भी इसको आसानी से उगाया जा सकता है, जैसे कोदो, कुटकी, रागी, सांबा। और इसकी जो उत्पादन के लिए हम सबसे मुख्य बात यह है कि यदि पानी कम है और ज़मीन की दशा भी ठीक नहीं है तो कम उत्पादक वाले क्षेत्रों में भी इसको हम आसानी से उत्पादन करके लाभ अर्जित कर सकते हैं। इसके जो मुख्य रूप से किस्में हैं, जैसे आपने पहले बोला कि पहले की स्थिति और अभी की स्थिति के बारे में हम यदि चर्चा करें तो पहले जो किसान करता था जंगली क्षेत्रों में एक शिफ्टिंग कल्टीवेशन के माध्यम से किया करता था कि एक बार हमने खेती कर ली फिर दूसरी जगह इसको हम शिफ्ट कर लेते थे। लेकिन आज की स्थिति में किसान कर रहा है, लेकिन अभी भी कुछ परंपरागत विधियां हैं, कुछ ऐसी तकनीकी जो चीज़ें हैं जो अभी भी किसान उसको ध्यान में नहीं दे पा रहा है। जैसे बोने की विधि है, अभी भूमि की तैयारी करके वो सीधे छिटकमा विधि से किसान डाल देता है, तो उससे उत्पादन में काफ़ी असर हो रहा है। उसमें अगर कुछ भी ऊपर भी पड़ा रहा है, कुछ नीचे दब जाता है, कुछ उगता नहीं है। तो इस तरह से पर इकाई क्षेत्र में उत्पादन जो पौधों की संख्या वो कम होने से इसका उत्पादन काफ़ी कम हो पा रहा है। तो इसी को हम लोग ध्यान में रखते हुए आज हम बोने की विधि पे और नई नई किस्मों पे हम किसानों को ट्रेनिंग के माध्यम से अवगत कराते हैं कि किस तरह से हम इसकी बोनी करें, बोनी का सही समय क्या है और कौन कौन सी किस्में हम लगाएं। तो सबसे पहले हम कोदों की बात करते हैं कि कोदों की जो बोनी है जुलाई से अगस्त तक इसकी बोनी की जा सकती है। और कुटकी की जो बोनी है अभी 15 अगस्त के बाद से 30 अगस्त तक इसकी बोनी किसान भाई आसानी से करके और उसका उत्पादन अच्छे से ले सकते हैं। और इसकी जो जल मांग है बहुत ही कम है, कम वर्षा वाले क्षेत्रों में इसको आसानी से हम उगा सकते हैं। दूसरी चीज़, इसमें कुछ किस्में हैं जो हम अपने क्षेत्र में लगा के उनका अधिक से अधिक उत्पादन हम फसलों को ले सकते हैं। जैसे कि जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर के माध्यम से भी कुछ किस्में निकाली गई हैं, जिसमें कुटकी की जो किस्म है, जिसमें जवाहर कुटकी 4, जवाहर कुटकी 36 और BL6 जो छत्तीसगढ़ की एक किस्म है, ये ज़्यादा प्रचलन में है। इसी के साथ साथ में कोदों की जो किस्में हैं, जवाहर कोदो 136, जवाहर कोदो 137, जवाहर कोदो 106 और 58, ये किस्में ज़्यादा प्रचलन में है। और अभी ये अंडर 10 के हैं कुछ वैरायटी, तो अभी अच्छा आत्मा उत्पादन भी दे रही हैं। तो किसान भाई इनको लगा के
ज़्यादा से ज़्यादा लाभ अर्जित कर सकते हैं। इसके उत्पादन को यदि देखा जाए तो औसतन इसकी उत्पादन क्षमता लगभग 10 से 15 कुंटल प्रति हेक्टेयर में कम से कम लागत के माध्यम से हम प्राप्त कर सकते हैं। ये जो आप पैदावार बता रहे हैं कि 10 से 15 कुंटल तक प्रति एकड़ होती है, हेक्टेयर सर। प्रति हेक्टेयर जी। तो प्रति हेक्टेयर अगर मान लीजिए चाहे वो कोदो हो या कुटकी हो, ये सभी का समान रूप से इतनी कोदों का पैदावार थोड़ा क्या ज़्यादा है सर। कोदों के लगभग 18 कुंटल के करीब ज़्यादा है, 15 से 18 का है, और कुटकी का है लगभग 10 से 15 कुंटल के लिए। और ज़मीन पे भी इस पे बहुत सी चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं। अगर ज़मीन थोड़ी अच्छी है और भारी है ज़मीन तो उत्पादन आप अच्छा ले सकते हैं। जैसा आपने इसके पहले चर्चा में बताया जी। कि मक्का या ज्वार के लिए क्या कीट लगते हैं, क्या व्याधियां आ सकती हैं, तो क्या ये जो लघु धान फसलें इसमें भी ऐसा कोई कीट प्रकोप होता देखिए है? अभी तक इसमें ज़्यादा कीटों का और रोगों का प्रकोप नहीं होता है। सबसे बड़ी एक में प्लस पॉइंट यही है कि अभी किसान भाइयों ने इस पे ज़्यादा नुकसान नहीं देखा है। तो ये एक्चुअली जंगली फसलें भी कहलाती हैं, तो ज़्यादातर इसमें जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो अभी बहुत ज़्यादा है। इसमें कोई रसायन भी अभी ज़्यादा उपयोग नहीं होते हैं। अभी जो छिंदवाड़ा और तामिया ब्लॉक और जुनारदेव हर्री ब्लॉक में जो इसका उत्पादन लिया जा रहा है वो पूरा जैविक तरीके से इसका उत्पादन होता है। और इसका प्रसंस्करण भी अभी हमारे तामिया के एक यहाँ पर एक एनजीओ के माध्यम से इसका प्रसंस्करण भी किया जा रहा है, जिसमें कई प्रोडक्ट इसके तैयार किए जा रहे हैं और इसका एक रोजगार का साधन यहाँ के आदिवासी बहुल क्षेत्रों को दिया जा रहा है। तो क्या ये जो लघु धान्य फसलें हैं इनको भी बढ़ावा देने के लिए आपकी तरफ से कोई प्रयास किए बिल्कुल। जाते हैं? अभी राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत मिलेट मिशन के अंतर्गत जो प्रयास किए जा रहे हैं, जिसमें हर एक ब्लॉक वाइज और हर एक ज़िले वाइज मध्य प्रदेश में इसमें नई नई तकनीकियों को तो किसान तक कैसे पहुंचाया जाए और उत्पादन को बढ़ाते हुए इसके प्रसंस्करण पे जो दूसरी स्टेज है उसके प्रसंस्करण के माध्यम से कैसे इसकी वैल्यू एडिशन के माध्यम से किसान को फ़ायदा पहुंचाया जाए, इस पर कार्य वो तेज़ी से जारी है। अभी इससे सामान्य रूप से जो किसान हैं वो लघु धान्य फसलों की तरफ आकर्षित नहीं होते। ज़्यादातर ये आदिवासी बेल्ट में या कुछ दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में ही प्रचलन में है। जैसा कि आप बता रहे हैं कि एक बेहद फायदेमंद क्रॉप है, तो क्या इसको बढ़ावा देने के लिए कि दूसरे किसान भी इसमें शामिल हो सकें, ऐसी कोई कोशिश हो रही है? बिल्कुल सर। इस पे अब क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के अंतर्गत और कंटेंजेंट प्लान में भी इसको शामिल किया गया है। जैसे अगर कोई फसल ख़राब हो जाती है, जैसे अभी हमारे क्षेत्र में मक्के की बहुत सारा एरिया मक्के का प्रभावित हुआ है बारिश के कारण, तो अब किसानों ने उस कुटकी के लिए इसको रिप्लेस किया है। तो ऐसा एक प्रयास है और हम लोग भी इस पे काम कर रहे हैं कि जब भी कोई ये समस्या आती है जिले वाइज या कोई लोकेशन वाइज, तो हम लोग कंटिन्यू प्लान में इनको सम्मिलित करके इसके प्रमोट करने के लिए हम लोग प्रयासरत हैं सर। डॉक्टर अहिरवार, आप हमको ये जानकारी और दें कि अगर किसान इसकी तरफ आकर्षित होते हैं ये लघु धान्य फसलों की उपज बढ़ाने के लिए, तो उनको क्या तरीके अपनाना चाहिए, आपसे कैसे संपर्क करें ताकि आप उनको इनके बारे में जानकारी दे सकें, या आपकी तरफ से कोई अलग से प्रोग्राम चलाया जाता हो तो उसमें किसान कैसे शामिल हो सकते हैं? सर, मुख्य रूप से इसके उत्पादन तकनीक को किसानों तक पहुंचाने के लिए हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से फ्रंटलाइन डेमोन्स्ट्रेशन कंडक्ट किए जा रहे हैं, जिसमें अलग अलग क्षेत्रों में जहाँ ये क्षेत्र फसलें ज़्यादा पैदा की जा रही हैं वहाँ हम किसानों के खेत पर उनको इनपुट सामग्री उपलब्ध करा के और सामने लाइन सोइंग करके और नई किस्मों को हम किसानों को अवगत करा के ये अपना उत्पादन तकनीकी को बढ़ाने में हम प्रयासरत हैं। साथ ही साथ हम अपने केंद्र पर भी समय समय पर इसके प्रशिक्षण ऑर्गेनाइज करा रहे हैं और ऑफ कैंपस ट्रेनिंग भी होती हैं और ऑन कैंपस भी ट्रेनिंग हम ऑर्गेनाइज करा रहे हैं, जिससे किसानों को माइनर मिलेट्स के उत्पादन पर ज़्यादा से ज़्यादा और वैज्ञानिक जानकारी हम लोग दे सकें। आप किसानों को आखिर में क्या सलाह देना चाहेंगे कि वो कौन कौन सी किस्मों का इस्तेमाल करें और कैसे करें ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सके? किस्मों की बात है तो अभी किसान भाई जो किस्में लगा रहे हैं, जो परंपरागत विधि से पुरानी देसी किस्में हैं वो लगाते आ रहे हैं, जिससे उत्पादन थोड़ा कम है लेकिन आज अनुसंधान के माध्यम से बहुत सी ऐसी किस्में हैं जो हम उत्पादन के लिए उपयोग कर सकते हैं। सबसे पहले हम कुटकी की बात करें, कुटकी में आपका जवाहर कुटकी 4, जवाहर कुटकी 37 और BL6 जो किस्म है, इनको आप लगा के ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन ले सकते हैं।
और दूसरा कोदों की बात करें तो कोदों में जवाहर कोदों 106, जवाहर कोदों 137, जवाहर कोदों 98, इन किस्मों को आप लगा के उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। जनरली एक चीज़ और हम बोलना चाहें कि किसान भाई अभी भी ज़्यादातर छिटकमा विधि से इसकी बोनी करते हैं और अभी पोषक तत्वों का समावेश खेती में अभी नहीं कर रहे हैं इन फसलों में। जैसे आप कोदों कुटकी की बात करें तो अभी जो भी स्थिति है खेत में उसमें बोनी बखन्नी करके सीधा बोनी कर दे रहे हैं। तो कुछ हद तक आज मृदा परीक्षण के माध्यम से भी मिट्टी का जो स्टेटस है देखकर उसको लाइन सोइंग करके यदि किसान बोते हैं तो निश्चित ही इसकी उत्पादकता तो बढ़ेगी ही, किसान की लागत भी कम होगी और लाभ भी अधिक हो सकता है। इस महत्वपूर्ण बातचीत के लिए डॉक्टर अहिरवार आपका धन्यवाद। किसान भाइयों, इस महत्वपूर्ण बातचीत के बाद उम्मीद है आप अगर मोटे अनाज की पैदावार करते हैं, ये लघु धान्य फसलों का उत्पादन करते हैं, तो आप सबसे पहले मिट्टी का परीक्षण करवाएंगे, अच्छे बीजों का चयन करेंगे और अगर कहीं कोई शंका है, कोई परेशानी है तो अपने किसी नज़दीकी कृषि अधिकारी से या कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क करके अपनी समस्या का समाधान करेंगे और बेहतर फसल पाएंगे। इस महत्वपूर्ण बातचीत के लिए डॉक्टर अहिरवार को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर आपका। और किसान भाइयों, अब चलते हैं खबरें खेती की ओर। नमस्कार, खबरें खेती में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। प्राकृतिक कृषि की ओर बढ़ रहा मध्य प्रदेश, मूंग उपार्जन एवं भंडारण में पारदर्शिता के लिए मापदंड निर्धारित, सब्जियों में वर्मीवाश के फायदे, पशुओं में अफरारोग, राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना ई-नाम। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मध्य प्रदेश में पायलट आधार पर प्राकृतिक कृषि के लिए क्षेत्र चयनित कर कार्य प्रारंभ किया गया है। बैठक में 2 प्रस्ताव CCIP कैबिनेट कमेटी फॉर इंडस्ट्रियल प्रमोशन द्वारा मंजूर किए गए हैं। इस तरह के ठोस प्रस्ताव प्राप्त होने पर राज्य सरकार उनकी मंजूरी में विलंब नहीं करेगी। कृषकों के आर्थिक हित को देखते हुए नई योजना मध्य प्रदेश फसल विविधीकरण के लिए प्रोत्साहन वर्तमान वित्तीय वर्ष से 3 वर्ष के लिए लागू की गई है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि फसल विविधीकरण के क्षेत्र में मध्य प्रदेश अन्य राज्यों से आगे बढ़ रहा है। निश्चित ही किसानों द्वारा रुचि लिए जाने से प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा देने का कार्य आसान होगा। जिन कृषकों ने प्राकृतिक खेती प्रारंभ की है, उनके कार्यों को देखकर अन्य किसान इसके लिए प्रेरित होंगे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि गेहूं और धान के स्थान पर प्राकृतिक कृषि में अन्य अनाज के लिए जाने की पहल की गई है। सोयाबीन का रकबा कम न हो, क्योंकि यह भी राज्य की आवश्यकता है। किसानों द्वारा गेहूं और धान के स्थान पर अन्य उत्पादन लेने के प्रयास सराहनीय हैं। मध्य प्रदेश में धान और गेहूं के स्थान पर लाभकारी फसलों को प्रोत्साहित करने, किसानों को ऐसी किस्मों को बढ़ावा देने जो सरकारी खरीद पर निर्भर नहीं है और उन्हें बाजार और निर्यात के लिए अनुकूल सुविधाएं हैं, मोटे अनाज, कोदो, कुटकी, रामतिल, मसालों आदि को बढ़ावा देने और पर्यावरण संतुलन के लिए जलवायु आधारित अनुकूल फसलों को प्रोत्साहित करने का उद्देश्य है। राज्य शासन द्वारा मूंग उपार्जन एवं भंडारण के लिए गोदाम का चयन पूरी पारदर्शिता से करने के लिए मापदंड निर्धारित किए गए हैं। मूंग भंडारण के संबंध में मिलने वाली शिकायतों के दृष्टिगत मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की मंशा के अनुरूप वेयर हाउस के चयन के संबंध में प्रमुख सचिव खाद्य श्री फैज अहमद किदवई ने सभी कलेक्टर को पत्र लिखा है। प्राथमिकता के क्रम में सर्वप्रथम मूंग का उपार्जन और भंडारण शासकीय गोदाम में किया जाएगा। शासकीय गोदामों में उपलब्ध भंडारण क्षमता की जानकारी आपूर्ति अधिकारी कलेक्टर को उपलब्ध कराएंगे एवं जानकारी की सत्यता का प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करेंगे। शासकीय गोदामों में अनुमानित उपार्जन के लिए पर्याप्त भंडारण क्षमता न होने की स्थिति में शेष भंडारण एवं उपार्जन नागरिक आपूर्ति निगम के ऐसे अनुबंधित निजी गोदामों में किया जा सकेगा जिनके परिसर में वेब ब्रिज की सुविधा उपलब्ध हो। ऐसे गोदाम जिनके 4 किलोमीटर की परिधि के भीतर वे ब्रिज की सुविधा उपलब्ध हो और उनके बाद ऐसे निजी गोदाम जो मुख्य राष्ट्रीय, राज्य, जिला मार्ग पर स्थित हो को भंडारण के लिए उपयोग में लिया जा सकेगा। वर्मीमाश एक तरल खाद है जो छिड़काव के लिए प्रयोग में लिया जाता है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश तथा सूक्ष्म पोषक तत्वों के अतिरिक्त पौध हार्मोन, ऑक्सिन तथा साइटोकाइनिन की मात्रा भी होती है जो पौधों के संपूर्ण विकास के लिए लाभदायक होती है।
इसमें पोषक तत्व घुलनशील अवस्था में उपस्थित होते हैं और तरल खाद के रूप में तुरंत लाभ लेने के लिए खड़ी फसलों में प्रयोग कर सकते हैं। इसकी 1 लीटर मात्रा 7 लीटर पानी में मिलाकर पौधों पर सुबह या शाम में छिड़काव करें। इसको जैविक कीटनाशक के रूप में 1 लीटर वर्मी वाश को 10 लीटर गोमूत्र में मिलाकर पौधों पर छिड़काव कर सकते हैं। आजकल के मौसम में पशुओं द्वारा बरसीम अधिक मात्रा में खा जाने के कारण पशुओं में अफरा बीमारी हो जाने की संभावना रहती है। इसमें कि पशु का पेट फूल जाता है, पशु बेचैन होने लगता है और पशु जुगाली करना बंद कर देता है। तब स्थानीय उपचार के लिए 10 से 15 ग्राम हींग, 50 ग्राम काला नमक और 50 से 60 ग्राम अजवाइन मिलाकर बारीक पीस लें तथा 1 लीटर गुनगुने पानी में मिलाकर पशु को सिर्फ एक बार ही पिला दें। पशु को टहलाएं व मुंह खोलकर गुड़ चटाएं, जिससे कि पेट में बनी गैस बाहर निकल जाए। ज्यादा समस्या होने पर नजदीकी चिकित्सालय में डॉक्टर से सलाह लें। अभी के लिए बस इतना ही। अब मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।